शशि शेखर जी, 93वां सीट है ये दिल्ली जहां हम लोग पहुंचे हैं। हर सीट का अपना मिजाज, अपना रंग, और जो हवा है उसको जितना मैं ढक वक के अपने तरीके से एनालाइज करती हूँ करूंगी, क्योंकि कुछ भी ऐसे वक्त पर बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन संजय जी, आप तो धड़ल्ले से बोल सकते हैं, आपको ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? ये जो हम वोटिंग परसेंटेज, कुछ स्टेट्स में एक पैटर्न दिख रहा है। आप देखिए, गुजरात हो, यूपी हो, एक पैटर्न दिख रहा है। महाराष्ट्र में कम है, वहां पर एक पैटर्न है। असम, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में एक अलग कहानी है जहां वोटिंग परसेंटेज हाई है। क्या समझ में आ रहा है आपको संजय जी? किसको होना चाहिए तनाव में अगर आधा हो गया चुनाव? तो देखिए, आधा हो गया चुनाव और तनाव में है सारे उम्मीदवार। इस वक्त तो मैं यही कह सकता हूं, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तनाव तो उन पर जरूर होगा। कुछ को छोड़ दीजिए, कुछ बड़े दमदार उम्मीदवार हैं जो जिनके कंस्टिट्यूंसी में आज भी वोट पड़े, पहले दौर में भी और दूसरे दौर में भी, बट उनको अगर आप छोड़ देते हो, तनाव में तो सभी हैं। और तनाव इस बात के लिए से और गहरा गया है कि टर्नआउट कम हो गया और उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो गए हैं कि अगर टर्नआउट घट गया तो कुछ लोग कहते हैं बीजेपी का वोटर निकल के नहीं आया, कुछ ये भी मानते हैं कि बीजेपी का वोटर तो निकल के आया लेकिन विपक्षी पार्टियों का वोटर निकल के नहीं आया। अगर सच बात ये बताऊं अंजना जी, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जो किसी के कहीं पे भी लगा के ये बताया जा सके कि भाई अगर टर्नआउट गिरा है 3%, तो इसमें कितना परसेंट जो वोटर बीजेपी का नहीं आया और कितना विपक्ष का नहीं आया। ऐसा कोई पैमाना नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये एक किस ओर इशारा करता है? एक इशारा तो बहुत साफ है, जनता का चुनाव में उत्साह थोड़ा कम दिखाई पड़ता है अगर 2019 के चुनाव से तुलना करें तो। मैंने भी कई तरह से विश्लेषण करने की कोशिश की कि क्या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक और भी थियरी आ रही है, ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा, वहां टर्नआउट तो नहीं बढ़ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम मतदाता ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं कंपेयर टू हिंदू मतदाता? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा, वहां भी टर्नआउट गिरता हुआ दिखाई पड़ता है और बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ता है। तो ये कोई इस तरह का विश्लेषण कहीं भी टिकता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। कुल मिला के जो मुझे निकल के आया, जो निष्कर्ष मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है, उन कंस्टिट्यूएंसी में जहां कांटे का मुकाबला है, सुन रहे होंगे, 100 ग्राम भी भारी कौन सा हिस्सा दिख रहा है? बहुत लोग आपको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। मुझे तराजू में अगर दो ऐसी दोनों तरफ है तो 50 ग्राम 100 ग्राम भी कौन भारी दिख रहा है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर करके मेरे सारे विश्लेषण या मैंने जितना भी एनालिसिस करने की कोशिश की, एक ही चीज नजर आती है, उन कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर कंटेस्ट बहुत कीन है, अगर कांटे का मुकाबला हो रहा है, दोनों पार्टियों ने दम लगाया, जोर लगाया है, उन कंस्टिट्यूएंसी में टर्नआउट ज्यादा है, या अगर गिरा भी है तो बहुत कम गिरा है। और राजस्थान के तमाम कंस्टिट्यूएंसीज को अगर आप देखेंगे तो जो नैरेटिव चल रहा है ग्राउंड पर, और उसके हिसाब से अगर आप मैच कराएं टर्नआउट को, आपको बहुत साफ दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से बिहार में, मध्य प्रदेश में टर्नआउट गिरा है, लेकिन अगर आप कंस्टिट्यूएंसी वाइज देखेंगे तो देखने की जरूरत है कंस्टिट्यूएंसी वाइज कंस्टिट्यूएंसी, और तब आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा कि कीन कंटेस्ट ने टर्नआउट को गिरने से रोका है या बढ़ाया है। बंगाल की कंस्टिट्यूएंसी टर्नआउट बढ़ा हुआ है या बराबर है, क्योंकि बंगाल में बहुत जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। कुल मिला के मुझे यही, मैं तो इसी निष्कर्ष पे निकला हूं, अगर टर्नआउट को देखूं गिरा हुआ या बढ़ा हुआ। शशि जी, शशि शेखर जी, आपकी नजर में किसको तनाव में होना चाहिए और कौन ज्यादा तनाव में देख रहा है? इसका रिवर्स एनालिसिस करते हैं, आपको ज्यादा तनाव में कौन दिख रहा है? अंजना, आपने जो शुरुआत की अपने आज के बुलेटिन की, और बीच में भी अभी आपने कहा मैं संभल के बोल रही हूँ, तो आपने एक तो मेरी फ़ोन कॉल बचा दी। मैं आपको कॉल करता कि भाई आप इतना पसीना बहा रही हैं तो आखिर निचोड़ क्या है आपका। लेकिन मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। ये मैं संजय जी की बात से 200% सहमत हूँ कि कोई भी पैमाना ऐसा नहीं है। 1971 में मत प्रतिशत गिरा था और उसके बावजूद इंदिरा गांधी बहुत अच्छे बहुमत से जीती थी। 1977 में भी थोड़ा सा ही मत प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन इंदिरा गांधी बाहर हो गई थी। तो ये उसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें दिखने लगी हैं, कुछ चीज़ें दिखती हैं जो चौंकाती हैं। अभी की घटना है हरियाणा की, कुछ लोग जिन्होंने अभी कुछ ही हफ्ते पहले समर्थन दिया था, आज वो अलग हो गए हैं। आया राम गया राम जो है, ये सारा का सारा जो ये इसका जो विमर्श बना और ये जो फ्रेज गढ़ा गया, ये हरियाणा में गढ़ा गया था। आया राम गया राम आज हरियाणा में आज तक चल रहा है। और हरियाणा चौंकाता क्यों है?
हर बार आया राम गया राम के साथ। एक दिन पहले खट्टर साहब की बड़ी प्रशंसा होती है, खुद प्रधानमंत्री करते हैं, उन्हें अपना मित्र बताते हैं। अगले दिन वहाँ बगावत हो जाती है, जो मेन पार्टनर है उनका वो बाहर चला जाता है। जैसे तैसे 4 एमएलए को वो लाते हैं, सरकार बचाते हैं, दूसरे सज्जन आते हैं, आज वो बाहर चले गए। प्रज्वल रेवन्ना के कांड के बाद से ये भारतीय जनता पार्टी की जो बिना दाग की छवि थी वो तो इंटैक्ट है, लेकिन एनडीए की छवि पर जरूर असर पड़ा है। और हरियाणा का जो चुनाव से जस्ट पहले जो कुछ हुआ है ये दिलचस्प है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये उठ किस करवट बैठेगा। अंजना। ठीक है शशि जी, बहुत दिलचस्प है। हरियाणा में जो कुछ हो रहा है सबकी नजर रहेगी। नायब सिंह सैनी साहब क्या संभाल पाते हैं सिचुएशन को, क्योंकि जो परिस्थिति वहां पर है वो डावाडोल इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन आशुतोष जी अब आपकी बारी है, आप भी ध्यान रख के ही बोलिएगा, क्योंकि आप भी जो बोलते हैं उसके बाद से चारों तरफ से तलवारें खींची जाती है, निकाली जाती है मयान से। तो आपको क्या लग रहा है, अगर सुस्त हुई है वोटिंग की चाल तो किसको तनाव में रहना चाहिए? देखिए अंजना जी, बेसिक सवाल क्या है, मैं तो फिसड्डी स्टूडेंट था, तो जो बच्चा बार बार फेल होता है उसको ज्यादा तनाव नहीं होता है। जो कक्षा में टॉप करता है या फर्स्ट क्लास जिसको बार बार आता है वो हमेशा हमेशा वो टेंशन में रहता है। तो मैं तो ये साफ तौर पर देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त टेंशन में है, उनके चेहरे पे तनाव है, और साथ ही साथ जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मैं तो ये मान रहा था अभी तक दो महीने पहले तक की बात यह है कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 300 से कम सीटें लेकर आएगी। लेकिन आज की तारीख में जब आप इतना घूमने के बाद भी आप भी कमिट करने की स्थिति में नहीं है, तो ये मैं मान सकता हूं कि आज बीजेपी को बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, नहीं, मेरे बयान को प्लीज आशुतोष जी मत दीजिए। एक सेकंड, राइडर है आशुतोष जी। जो मेरी और शशि शेखर जी की फोन पर बात होती है वो अलग कहानी है। मैं तो बात ही नहीं कर आप इसको सेंटर स्टेज मत लाइए। अगर आप इसको मत एनालाइज कीजिए कि आप सीट्स बताने की स्थिति में नहीं है। मैं अपना आकलन दे सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की उससे परेशानी हो जाएगी, तबियत खराब हो जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब था। टीवी पर बड़ा सोच समझ के हम लोगों को बोलना पड़ता है। उसको ऐसा ना बताएं कि नहीं बताने की स्थिति में। मैं गई हूँ, मतलब आप सोचिए कि गोंडा, बहराइच, बाराबंकी जैसी सीटों पर गई हूँ, तो मैं बशीरहाट भी गई हूँ, मैं अगर बारामती गई हूँ महाराष्ट्र में, तो मैं गुजरात में भी सूरत गई हूँ। हम लोगों ने पूरा मतलब छान मारा है। उत्तराखंड के गढ़वाल से लेकर राजस्थान की सीटों पर, जोधपुर से लेकर हम लोग सवाई माधोपुर भी गए हैं। तो हम लोग पूरा देख चुके हैं और सब रंग समझ रहे हैं। गुना से लेकर मतलब आपको क्या ही बताया जाए, बिहार का छपरा जहां पर हम लोग का कंटेनर फंसा, तो हम लोग सब सीटों को देखे हैं और मैं अपना एनालिसिस दूंगी, लेकिन टीवी पर बोलने से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि अभी वोटिंग चल रही है। बोलिए अब आशुतोष। देखो, मैं भी नहीं चाहूंगा कि किसी की तबियत खराब हो। चुनाव है, हार जीत तो लगी रहती है। जो बार आप लगातार 2 बार चुनाव जीते तो कोई गारंटी नहीं लगातार तीसरी बार भी आप चुनाव जीत जाए। हो सकता है आप तीसरी बार बम्पर वोट से जीत जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आप जब पोलिंग परसेंटेज की बात है तो मैं देख रहा हूं कि 2 स्टेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनका जो फिगर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर आप नजर डालें महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र में अभी तक की जो फिगर्स आए हैं कम से कम 15% का गैप वहां मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब ये 15% का गैप एक तो उदासीनता को दर्शाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये 15% गैप किसका वोटर है जो नहीं निकला है या नहीं निकलना चाह रहा, वो नाराजगी किसके प्रति दिखा रहा? क्या वो सत्ता पक्ष के प्रति दिखा रहा, क्या विपक्ष के खिलाफ दिखा रहा, क्या जो शिवसेना को तोड़ा गया उसकी वजह से नाराजगी दिख रही है, क्या एनसीपी को तोड़ा गया उसकी वजह से नाराजगी दिखाई पड़ रही है, या जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में गठबंधन उसको लेकर नाराजगी दिखाई पड़ रही है। तो ये मैं संजय जी की राय से सहमत। दूसरा, अगर आप कर्नाटक को देखें तो कर्नाटक में पिछली बार जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो 73% वोट पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी थी। आज की तारीख में भी जब डेटा है तो वहां भी जो पिछले बार 2019 में जिस तरीके से पोलिंग हुई थी उसी तरीके की पोलिंग लगभग यहां दिखाई पड़ रही। लेकिन पिछले बार जब पोलिंग हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी को 28 में से 25 सीटें मिली थी। आज क्या वो स्थिति रिपीट होने वाली है? अगर आप उस वोट परसेंटेज के आधार अगर आप कहेंगे तो शायद ये कह सकते हैं कि हाँ बीजेपी आगे बढ़ी। मेरा अपना साफ तौर मानना है कि महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, ये 3 वो राज्य हैं जो स्विंग स्टेट आज की तारीख में है। बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी नहीं बनेगी यही 3 राज्य तय करेंगे। उसमें थोड़ा बहुत रोल जो है बंगाल कर सकता है। लेकिन अगर आज आप मुझसे शहजाद जी इसका जवाब देंगे।
अंजना जी, आज मैंने एक नया तर्क सुना 18 सीटें कि जो पिछली बार बच्चा पश्चिम बंगाल में आई मिशन थी, और आपकी रिवीजन पार्टी करके कहती है हम 25 तक ले जाएंगे, हर स्टेट का। ठीक, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, अंजना जी, हालांकि मैं तो स्कूल का टॉपर था, तो मैं पता नहीं आशुतोष जी को कितने मार्क्स मिलते थे, वो विषय नहीं है आज का। पर आज पहली बार तर्क सुनाई दे रहा है कि जो बच्चा देश के लिए मिशन और विजन के साथ कि 10वें से 30वें स्थान पे ले जाना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, 60 करोड़ लोगों तक सामाजिक जन कल्याणकारी नीति पहुंचानी है, और रिवीजन भी कर दिया है उसने, वो मिशन विशन रिवीजन वाला तो बड़ा तनाव में है, और जो पूरा एम्बिशन, करप्शन, कमीशन किधर छुपा और डिवीजन की पॉलिटिक्स लेकर कंफ्यूजन में घूम रहा है, वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि वो तो वैसे ही फेलियर है। तो आशुतोष जी बता दीजिए, ये फेलियर जो है, ये अमेठी में क्या आकलन किया आपने, वहां पर कौन तनाव में था? मैं तो कहता हूं अंजना जी, ये क्या टर्न आउट करते हो आप? रन आउट कौन हो गया अमेठी से? डरो मत, वहां से जाकर लड़ो मत हो गए। पर उसमें तो आशुतोष जी को कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, और जो बच्चा देश के लिए लगातार मेहनत से काम कर रहा है, उसमें तो उनको एक तरह तनाव नजर आ रहा है। पर दो बातें मैं बताता हूं, मैं तनाव में क्यों। मैं इसलिए तनाव में हूं अंजना जी, क्योंकि राजनीति चलती रहे अपनी जगह पर राजनीति के चक्कर में आप उज्जवल निकम को देशद्रोही बोलकर कसाब की पैरवी करो, और यहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति उसका खंडन ना करे। राजनीति चलती अपनी जगह पर, परंतु आप अंबेडकर जी की विचारधारा, मौलाना मोहानी जी की विचारधारा, संविधान सभा की विचारधारा के खिलाफ जाकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात, और वो भी SC ST OBC के कोटे से करो, और कोई उसको संविधान खिलाफ नहीं बोलता है। वोट जिहाद के नारे लग रहे हैं, उसके खिलाफ एक आदमी बोलने को तैयार नहीं है। संविधान पे खतरा है कि संविधान के साथ है। एक मीम बनाया जाता है, प्रधानमंत्री उस मीम को शेयर करते हैं, वो तानाशाह है। और जो FIR करवा देती है, वो तो सुंदर संगीत है वहां पर लिबरलिज्म का। मुझे इसीलिए तनाव है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए शशि शेखर जी के पैर के तूल, जो पैर की धूल है, मैं उसके भी बराबर नहीं हूं, पर ये आया राम गया राम। भाई हर जो नेगेटिव चीज है उसमें राम का कॉनिटेशन, राम मंदिर बेकार है, राम भक्ति पाखंड है, राम का अस्तित्व नहीं। भाई आया अब्दुल गया अब्दुल, देखिए ना, पंजाब में अब्दुल के साथ और दिल्ली में अब्दुल के खिलाफ, बंगाल में अब्दुल के साथ, केरल में अब्दुल के खिलाफ, अब्दुल मतलब इनके साथी। ये आया अब्दुल गया अब्दुल क्यों नहीं होता भाई? ये आया मोहम्मद गया मोहम्मद क्यों नहीं होता? ये केवल राम पर जो हमला है। और आज राम गोपाल यादव जी जो अपने आप को वैसे कहते हैं कि मैं वामपंथी, मैं समाजवादी, वो वस्तु के एक्सपर्ट बन गए, वास्तु के एक्सपर्ट बन के हुए बोल रहे हैं कि ये तो इसका वास्तु ही खराब है राम मंदिर। किसी की हिम्मत है वेटिकन के बारे में ये बोले? नहीं बोलना चाहिए। किसी की हिम्मत है मुस्लिम धर्म के पावन स्थल के बारे में बोले? नहीं बोलना चाहिए। सल्तन से जुदा के नारे होंगे, पर मेरे राम मंदिर के विषय में कोई आकर बोलता है ये बेकार है। और यहां पर बैठे हुए सलमान की तो बात मुझे समझ में आती है, सलमान का मुझे नजरिया समझ में आता है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? ये कैसे राजनीतिक विश्लेषक है?